बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 3 मुलाहिज़ा फरमाएं। तारिक और सलीम क्रिस्टल बाल रूम में दाखिल होकर मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगे, लेकिन बाबू महफूज का चेहरा उन्हें दिखाई नहीं दिया। उसे तलाश कर रहे थे कि बाईं तरफ की मेज पर बैठी हुई एक लड़की उठकर इनकी तरफ आने लगी। पहले इनका ख्याल था कि वो लड़की बाहर जा रही है, लेकिन वो दरवाजे की तरफ बढ़ने की बजाय सीधी इनकी तरफ आने लगी। उसके होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी। तारिक के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 21-22 साल के लगभग रही होगी। माथे पर चमकती हुई बिंदिया उसे हिंदू घराने का फर्द जाहिर कर रही थी। नमस्कार, उसने करीब पहुंचकर बारी बारी इन दोनों को प्रणाम किया। उसके साथ ही उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी होगी। अगर मैंने गलत नहीं पहचाना तो आप मिस्टर तारिक और आप मिस्टर सलीम हैं। मैं यहाँ आप ही का इंतजार कर रही थी। हमारा इंतजार? तारिक ने कहा। उसने हैरत से सलीम की तरफ देखा, फिर उस लड़की की तरफ मुतवज्जो हो गया। हमारे नाम तो वही हैं जो आपने बताए हैं देवी जी, लेकिन आपको यकीनन गलत फहमी हुई है। हम तो आपको बिल्कुल नहीं जानते, बल्कि किसी को भी नहीं जानते। दिल्ली में बिल्कुल अजनबी हैं। भला आपको हमारा इंतजार क्यों होने लगा? आप दूसरों के लिए अजनबी जरूर है, लेकिन मेरे लिए नहीं, लड़की ने कहा। बाबू महफूज ने मुझे आपके बारे में अच्छी तरह समझा दिया था, इसलिए तो मैंने आपको पहचानने में जरा भी गलती नहीं की। बाबू महफूज? तारे के मुंह से बेइख्तियार निकला। जी हाँ, वो किसी वजह से क्रिस्टल बाल रूम में नहीं आ सके। मुझे इसलिए यहाँ बिठाया गया था कि आपको उन तक पहुँचा दूँ। वैसे मेरा नाम बिमला है, मेरे साथ आइए। लेकिन आपके साथ? तारिक ने उस मेज की तरफ देखा जहाँ से बिमला उठकर आई थी। मेज पर एक लड़की और 2 आदमी नजर आ रहे थे। चेहरा सिर्फ एक आदमी का दिखाई दे रहा था। वो स्याह सूट में था और दाएं कान की लू से रुखसार की तरफ तकरीबन 2 इंच लंबा गहरे जख्म का पुराना निशान था। वो मेरे साथ ही नहीं है, बिमला ने कहा। मैं उस मेज पर अकेली बैठी थी, बाकी सीटें खाली देकर ये लोग बैठ गए। क्या ख्याल है? तारिक ने सवालिया निगाहों से सलीम को देखा। मजबूरी है, इसी के साथ चलो, सलीम ने कहा। आइए, बिमला ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। बाहर मेरी गाड़ी मौजूद है, हमें वहां पहुंचने में भी आधा घंटा लग जाएगा। वो दोनों बिमला के साथ पार्किंग में आ गए। बिमला स्याह रंग की एक सेडान के करीब रुक गई। उसने हैंडबैग में से चाबियों का गुच्छा निकालकर एक चाबी से स्टीयरिंग साइड का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर पिछली नशिस्त का दरवाजा अनलॉक कर दिया। बिमला ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उनके बैठते ही गाड़ी एक हल्के से झटके से हरकत में आ गई। वो दोनों खिड़कियों से बाहर देखने लगे और गाड़ी शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। बिमला ड्राइविंग करते हुए बार बार अकबी मंजिल पेश करने वाले आईने में देख रही थी। कुछ देर बाद उसने बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। वो उनसे दरियाफ्त कर रही थी कि कश्मीर से कब आए हो और यहाँ उनका मिशन क्या है। तारिक उसे सही बात बताना चाहता था, लेकिन दफअतन उसके जहन में ख्याल आया कि बिमला हिंदू है। वो बाबू महफूज की कोई जानने वाली तो हो सकती है, लेकिन राजदार नहीं। किसी मजबूरी के तहत बाबू ने इसे यहाँ भेज दिया होगा कि उन दोनों को साथ ले आए, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं हो सकता कि वो कुछ और भी जानती हो। कश्मीर से आए हुए तो 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी मिशन वाली बात हमारी समझ में नहीं आ सकी, तारिक ने कहा। उसके साथ ही सलीम को कोनी मारकर जबान बंद रखने का इशारा कर दिया। अरे, उन्होंने तुम्हें मिशन के बारे में नहीं बताया? बिमला ने हैरत का इजहार किया। नहीं, हम किसी मिशन के बारे में कुछ नहीं जानते, तारिक ने कहा। हैरत है, बिमला बोली। ओह, तुम लोग शायद मुझे इसलिए कुछ नहीं बताना चाहते कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन तुम लोग ये भी जानते होगे कि हर मुल्क में कुछ ऐसे जरूर लोग होते हैं जिन्हें अपनी हुकूमत की पॉलिसियों से शदीद इख्तिलाफ होता है। यहाँ मैं अपनी मिसाल दे सकती हूँ। मुझे भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों से शदीद इख्तिलाफ है। मैं समझती हूँ कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। कश्मीर के मुसलमान बरे-सगीर की तकसीम के वक्त से ही कश्मीर में हक खुद इरादियत का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि वो अपना ये फैसला सुना सकें कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, या खुद मुख्तार रियासत कायम करना चाहते हैं। वैसे मैं समझती हूँ कि कश्मीरी मुसलमान 12 मरतबा अपना ये फैसला सुना चुके हैं। इस तरह सिख आज़ाद खालिस्तान रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। ये उनका हक है। हर कौम अपने मजहब, तहजीब व तमद्दन और अपने कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। ये उसका हक है और मैं समझती हूँ कि उन्हें ये हक मिलना चाहिए। मेरा ये नजरिया ही मुझे बाबू महफूज के करीब ले आया था। मैं बहुत अरसे से बाबू महफूज के साथ हूँ। वो अपनी कोई बात मुझसे नहीं छुपाते। तो फिर आपको उस मिशन के बारे में भी मालूम होना चाहिए था, जिसका अभी आपने जिक्र किया है, सलीम ने कहा। चंद रोज पहले उन्होंने जिक्र किया था, मगर इस सिलसिले में तफसील से गुफ्तगू नहीं हो सकी। सिर्फ इतना बताया था कि इस मिशन की तकमील के लिए चंद आदमी आने वाले हैं। हमें उस मिशन के सिलसिले में कुछ इल्म नहीं और ना ही हम उस सिलसिले में यहाँ आए हैं। हम तो रोजगार की तलाश में यहाँ आए हैं, तारिक ने जवाब दिया और बाहर देखने लगा। सेडान इंडिया के गेट से घूमकर मिथरा रोड पर आ गई। ये सड़क शहर के नवाज से गुजरकर मिथरा और आगरा की तरफ चली गई थी, लेकिन कुछ ही आगे जाने के बाद गाड़ी दरियाए जमुना की तरफ जाने वाली एक झेली सड़क पर मुड़ गई। उस सड़क पर आगे जाकर शहनशाह हुमायूं का मकबरा था। एक सड़क मकबरे के ऊपर से घूमकर जमुना की तरफ चली गई थी और सेडान उसी सड़क पर जा रही थी। ये तुम कहाँ ले जा रही हो? सलीम ने चौंक कर पूछा। बाबू महफूज के पास, बिमला ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबू महफूज के उबराए ना आने की वजह यह है कि वो सिक्योरिटी वालों की नजर में आ चुका है। वो इस वक्त एक नहायत महफूज मुकाम पर है। सलीम खामोश हो गया। दोनों ने मारी खेज निगाहों से एक दूसरे को देखा। बाहर तारीकी थी, कहीं कहीं रोशनी दिखाई दे रही थी। सेडान की रफ्तार कम होने लगी और आखिरकार वो दरिया के करीब एक खंडर नुमा इमारत में दाखिल होकर रुक गई। बिमला ने कार का इंजन बंद कर दिया। वो दोनों भी बिमला के साथ कार से उतर आए।
इमारत के सामने एक वसी बरामदा था। सुर्ख ईंटों की सीढ़ियां टूट फूट चुकी थी। ये इमारत भी गालबन शहनशाह हुमायूं के दौर की थी, जो अंधेरा होने के बावजूद काफी शिकस्ता दिखाई दे रही थी। बरामदा अबूर करने के बाद वो एक गुलाम गर्दिश में दाखिल हो गए। गुलाम गर्दिश का फर्श टूटा हुआ था। उन दोनों को बार बार ठोकर लग रही थी, लेकिन बिमला उनके आगे आगे तारीकी में इस तरह चल रही थी जैसे ये रास्ता उसका देखा भाला हो। तारिक और सलीम के दिलों में वसवसे सर उभारने लगे। तारिक सोच रहा था कि उनके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा। उसने सलीम को कोनी मारकर मोहतात रहने का इशारा किया और तारीकी में बिमला के पीछे चलते रहे। आखिरकार बिमला एक दरवाजे के सामने रुक गई। उसने मुड़कर इन दोनों को देखा और चोबी दरवाजे पर हाथ का दबाव डाल दिया। भारी चोबी दरवाजा चिरचिराहट की आवाज के साथ खुलता चला गया। चिरचिराहट की उस आवाज ने तारीकी और सन्नाटे में बड़ा पुरस्रार असर पेश किया था। कमरे में गहरी तारीकी थी, लेकिन इस तारीकी में किसी के गहरे गहरे सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तारिक को समझने में देर न लगी कि वो वाकई किसी साजिश का शिकार हो चुके थे, लेकिन अब सोचने का वक्त गुजर चुका था। उसने सलीम का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। होशियार रहना सलीम, मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा है। सलीम ने जवाब देने की बजाय आहिस्तगी से उसका हाथ दबा दिया। ये तो कोई खंडर लगता है, तुम हमें कहाँ ले आई हो बिमला? तारिक ने कहा। ये इमारत वाकई खंडर है, बाबू महफूज यही है, अभी तुम्हारे सामने आ जाएगा, बिमला ने कहा और फिर कदरे बुलंद आवाज में पुकारा, बाबू महफूज मैं हूँ, बिमला तुम्हारे दोस्तों को ले आई हूँ। उसके साथ ही कमरे में तेज रोशनी फैल गई। एकदम रोशनी हो जाने से उनकी आंखें चुंधे आ गई, लेकिन चंद सेकंड बाद उनकी आंखें रोशनी से मानूस हुई तो उसके साथ ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरा खासा वसी हुआ रीज था। रोशनी का इंतजाम आरजी तौर पर किया गया था। दाईं तरफ वाली दीवारों के साथ कम से कम 1 दर्जन ऐसे आदमी खड़े थे जिनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थी और राइफलों का रुख इन्हीं की तरफ था। और सबसे ज्यादा खौफनाक हकीकत ये थी कि कमरे के वस्त में कुर्सी पर बाबू महफूज बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था। तारिक ने बिमला की तरफ देखा। उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराती हुई निगाहों से उनकी तरफ देखते हुए उनसे दूर हट रही थी। ये रहा तुम्हारा बाबू महफूज, इससे मिलकर तुम्हें यकीनन खुशी होगी, बिमला ने दीवार के साथ खड़े हुए गनमैन के करीब रुकते हुए कहा। हरामजादी कुतिया, सलीम चीखा, तुम धोखे से हमें यहाँ लेकर आई हो। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? साबित तो हो चुका, बिमला मानी खेज अंदाज में मुस्कुराई। बाबू महफूज का नाम तुम्हें यहाँ खींच लाया। क्या ये सबूत काफी नहीं है कि तुम दोनों भी बाबू महफूज के साथी हो? और बाबू महफूज इस मुल्क का गद्दार है। इसका ताल्लुक कश्मीरियों के एक ऐसे गिरोह से है जो रियासत में भारतीय हुकूमत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुके हैं और तहरीके आज़ादी के नाम पर हुकूमत के खिलाफ तखरीबी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। इस गिरोह ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा तैयार किया है। दिल्ली में इस साजिश का हेड ये बाबू महफूज है। हमें इस साजिश का पता उसी वक्त चल गया था जब 2 माह पहले बाबू महफूज श्रीनगर गया था। हमारी इत्तला के मुताबिक 2 तरबियत याफ्ता कश्मीरी गोरीले इस मिशन की तकमील के लिए दिल्ली आने वाले थे। जाहिर है वो कश्मीरी गोरीले यहाँ पहुंचकर बाबू महफूज से राब्ता कायम करते और इसकी हदायत पर अमल करते। हमने बाबू महफूज की निगरानी जारी रखी। तुम दोनों के बारे में हमें उसी रोज पता चल गया था जब तुम दोनों ने मजदूरों के बेस में इससे राब्ता कायम किया था। तुम्हारे आने के बाद उस मकान की निगरानी भी होती रही जिसमें तुम लोग क़याम पजीर थे। उस मकान की निगरानी 24 घंटे हो रही थी। मुमकिन है हम लोग कुछ रोज और इंतजार करते, लेकिन आज शाम बाबू महफूज को हमारे एक आदमी पर शक हो गया। हमारा वो आदमी इसके मुनीम की हैसियत से इसके पास काम कर रहा था। इस पर शुबा होते ही बाबू महफूज ने इसे शाम को अपने घर बुला लिया और इसे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन मुनीम की कलाई पर बंधी हुई घड़ी में एक नन्हा सा लेकिन नायत ताकतवर ट्रांसमीटर पोशीदा था। बाबू महफूज की नीयत भांप कर मुनीम ने मौका पाते ही ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। इस तरह इनकी ये गुफ्तगू हमारे हेडक्वार्टर में सुनी जाने लगी। बाबू महफूज को यकीन हो चुका था कि मुनीम अब उसके घर से जिंदा नहीं निकल सकेगा। इसने कुछ ऐसी बातें भी कह डाली जिससे हमें ना सिर्फ ये पता चल गया कि 2 एक रोज में साजिश पर अमल होने वाला है, बल्कि ये भी पता चल गया कि वो मुनीम को कत्ल करने वाला है। हेडक्वार्टर ने फौरन ही अपने उन आदमी को मुतला कर दिया जो बाबू महफूज के घर के आसपास तैनात थे। उन्होंने मकान पर रेड कर दिया। बाबू महफूज ने फरार होने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। अगर हम चाहते तो दूसरे दिन मकान पर रेड करके तुम लोगों को भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन हम ना तो जनता में खौफ व हरास फैलाना चाहते थे और ना ही इस वाक़े की तशहीर करना चाहते थे। इसलिए एक और मंसूबा तैयार किया गया। बाबू महफूज की आवाज में तुम्हें फोन पर इतला दी गई कि वो 10 बजे ओबेराय में तुम दोनों का इंतजार करेगा। उसके बाद तो तुम लोग जानते हो कि किस तरह कच्चे धागे से बंधे चले आए हो। सच कहा है किसी ने हुस्न शबाब में बड़ी ताकत होती है। हम थूकते हैं तुम्हारे हुस्न पर, तारिक ने नफरत से कहा। वैसे तुमने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई है, लेकिन इस कहानी में हम दोनों कहीं भी फिट नजर नहीं आते। अगर तुम इस कहानी में फिट ना होते तो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा जाता। लेकिन ये तुम लोगों की बदकिस्मती है कि हकीकत हम पर खुल चुकी है कि तुम दोनों इस कहानी के अहम तरीन किरदार हो। वैसे ये अलग बात है कि तुम्हें अपना घिनौना रोल अदा करने का मौका नहीं मिल सका, बिमला ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारा इस कहानी में कोई किरदार नहीं है, तारिक ने जवाब दिया। हम तो रोजगार की तलाश में यहाँ आए हैं। बाबू महफूज हमारे गांव का रहने वाला है, इसलिए यहाँ आते ही हमने इससे राब्ता कायम किया ताकि रहने का कोई ठिकाना तो मिल सके और इसके जरिए रोजगार का कोई बंदोबस्त हो सके। अगर ये बता दो कि तुम लोग यहाँ किस मिशन पर आए हो तो शायद हम किसी मिशन के बारे में नहीं जानते। तारिक ने उसकी बात काट दी।
मैं चाहती थी कि तुम लोगों पर कोई सख्ती ना हो, लेकिन मजबूरी है, रतुमल को जहमत देना ही पड़ेगी, वो जबान खुलवाने के जदीद तरीन तरीके जानता है। बिमला ने ये कहते हुए एक तरफ इशारा किया। उस तरफ दीवार के करीब एक स्टैंड पर सर्च लाइट लगी हुई थी। कमरे में रोशनी उसी लाइट की थी, उसके पीछे तारीकी थी। दूर कहीं से फटफट की हल्की सी आवाजें उभर रही थी। ये शायद जनरेटर की आवाज थी। बिमला का इशारा पाकर एक देवकामत आदमी तारीकी से निकलकर सामने आ गया। उसका कद किसी तरह भी 6.5 फुट से कम नहीं था। फ्री स्टाइल रेसलर की तरह भारी भरकम जिस्म पर सिर्फ पतलून थी जिस पर चौड़ी बेल्ट बनी हुई थी। सीना रीच की तरह बालों से भरा हुआ था। गंजे सर पर कदरे दाईं तरफ तकरीबन एक बालिश लंबी चुटिया लटकी हुई थी। वो भारी कदमों से चलता हुआ तारे के सामने आकर रुक गया और सुर्ख आंखों से ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो बालिक? उसने तारे के चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। देवी जी जो कुछ पूछ रही हैं बता क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारी जबान से वो निकालना जानता हूँ जो देवी जी सुनना चाहती हैं, देवकामत रसूमल ने कहते हुए उसे सर के बालों से पकड़ लिया। उसने इस तरह झटका दिया कि तारक अपनी जगह पर खड़े खड़े घूम गया। उसके मुंह से बेइख्तियार करा निकल गई। रतुमल ने एक हाथ उसकी गर्दन पर रखा और दूसरा कमर पर जमा दिया। दूसरे हील में उसने तारक को अपने हाथों पर सर से ऊपर उठा लिया और घुमाकर पूरी कुव्वत से एक तरफ उछाल दिया। तारक बद की आवाज से सर्च लाइट वाले स्टैंड के करीब गिरा। उसके साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई। अच्छी खासी चोट आने के बावजूद उसने अपने आवाज कायम रखे थे। उसने रतुमल को सलीम की जानिब बढ़ते हुए देखा तो बड़ी फुर्ती से काम लेते हुए अपनी जगह से लेटे लेटे लोट लगाई। उसका एक पैर पूरी कुव्वत से सर्च लाइट वाले स्टैंड पर रखा। स्टैंड उलट गया। लाइट नीचे गिरते ही चिकना चूर हो गई और उसके साथ ही तारीकी छा गई। स्टैंड को लात मारने के बाद तारक अपनी जगह पर रुका नहीं, वो लूट लगाता हुआ वहां से कई फुट दूर निकल गया। ये फुर्ती उसके काम आ गई। अगर वो अपनी जगह पर रहता तो उसका जिस्म गोलियों से छिलनी हो चुका होता। तारीकी होते ही कई राइफलें बैक वक्त चिल्ला उठी। कमर में बिमला की चीख के साथ ही गनमैनों का शोर और दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। पकड़ो, जाने ना पाए, दरवाजा कवर करो, जल्दी भागो। बिमला चीख चीख कर तारीकी में अपने आदमियों को अहकामात जारी कर रही थी और उसके आदमी बदहवासी में तारीकी में दौड़ते हुए आपस में टकरा रहे थे। बाद एक दूसरे को सलीम या तारिक समझकर गिरफ्त में लेकर एक दूसरे की पिटाई भी कर डाली, लेकिन फिर एक दूसरे की आवाज पहचान कर छोड़ दिया। जिस वक्त लाइट वाला स्टैंड गिरा उस वक्त देवकामत रतुमल का हाथ सलीम की गर्दन से चंद इंच के फासले पर था। वो उसकी गर्दन को गिरफ्त में लेना चाहता था कि तारीकी फैल गई। सलीम बड़ी फुर्ती से नीचे झुककर एक तरफ हट गया। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ने की हमाकत नहीं की थी, बल्कि वो उछलकर दीवार के साथ जा लगा और आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ बिमला खड़ी थी। अब तक की सूरत से सलीम को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि इन लोगों का ताल्लुक इंटेलिजेंस से था और बिमला ही इस पार्टी की लीडर है। वो दीवार के साथ दबे कदमों आगे बढ़ता रहा। उसके अंदाजे के मुताबिक अब तक 8 आदमी दौड़ते हुए दरवाजे के रास्ते बाहर निकल चुके थे और बाकी 4 अभी तक कमरे में थे, जो चीख चीख कर एक दूसरे को अपनी मौजूदगी से आगाह कर रहे थे। पिछली खिड़की का ख्याल रखना, वो उस तरफ से निकलने की कोशिश ना करे। तारीकी में बिमला की चीखती हुई आवाज सुनाई थी। सलीम अपनी जगह पर रुक गया। बिमला की आवाज उसके बाईं तरफ चंद फुट के फासले से उभरी थी। वो तारीकी में चारों तरफ घूरने लगा। एक जगह उसे नायत मदम सा उजाला महसूस हुआ। वो गालबन खिड़की थी जहाँ से सितारों का ये उजाला नजर आ रहा था। खिड़की काफी ऊंची थी, अगरचे नीचे होती तो यकीनन बाहर की रोशनी भी दिखाई दे जाती। इस कमरे से बाहर भी शोर और दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। बिमला के आदमी उन्हें बाहर खंडर में तलाश कर रहे थे। बिमला ने एक बार फिर चीख कर अपने किसी आदमी को टार्च चलाने का हुक्म दिया। सलीम उस वक्त बिमला के पीछे सिर्फ 3 कदम के फासले पर पहुंच चुका था। तारिक दीवार के साथ लेटा हुआ था। सितारों की रोशनी के पसे मंजिर में खिड़की का हेवला उसने भी देख लिया था और वो गैर महसूस अंदाज में रेंगता हुआ उस तरफ बढ़ रहा था। खिड़की में कोई चौकड़ी या फ्रेम वगैरह नहीं था। वो सोच रहा था कि अगर खिड़की तक पहुंच जाए तो चलकर आसानी से बाहर निकल सकेगा। सलीम के बारे में उसे परेशानी नहीं थी। सलीम उस दरवाजे के करीब था और उसे यकीन था कि वो कमरे से निकल चुका होगा। तारिक रेंगता हुआ खिड़की से चंद फुट के फासले पर पहुंच गया। उसी वक्त बिमला की आवाज सुनाई दी, जिसने अपने आदमियों को खिड़की की निगरानी का हुक्म दिया था। उसके चंद सेकंड बाद उसने एक एवले को खिड़की के करीब देख लिया। तारिक नायत मोहतात अंदाज में रेंगता हुआ कुछ और आगे बढ़ गया। अब वो एवले से सिर्फ 2 कदम के फासले पर था। उसने अपना सांस तक रोक रखा था और फिर दफअतन वो अपनी जगह से उछला और उस एवले की टांगों से टकरा गया। वो आदमी अपने करीब तारिक की मौजूदगी से कतई बेखबर था और जब तारिक उसकी टांगों से टकराया तो उस आदमी के मुंह से न सिर्फ चीख निकल गई बल्कि बदहवासी में राइफल का ट्रैगर भी दब गया। कमरा फायर की आवाज से गूंज उठा। तारिक बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपनी जगह से उठ गया और उस शख्स को संभलने का मौका दिए बगैर पीछे से उसकी गर्दन पर चोप होल्ड लगा दिया। उस शख्स को यूं लगा जैसे उसकी गर्दन आहिनी शिकंजे में कसी जा रही हो। तारिक के बाजू की हड्डी का दबाव उसके नरखरे पर बढ़ता जा रहा था। राइफल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर चुकी थी। उसकी चीख और फायर के जवाब में कमरे में मौजूद उसके एक और साथी ने खिड़की की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सनसनाहट की आवाज पैदा करती हुई खिड़की से बाहर निकल गई। एक गोली तारिक के सर से चंद इंच ऊपर दीवार में महफूज हो गई। उसी लम्हे बिमला की चीख सुनाई थी। सलीम ने मौका पाकर बिमला को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने भी पूछ से बिमला की गर्दन पर चोप होल्ड लगा दिया।
बिमला की चीख भी हल्क में दब कर रह गई। क्या हुआ बिमला जी, क्या बात है? तारीकी में उसके एक साथी ने पूछा। तुम्हारी बिमला देवी मेरे कब्जे में है, अगर किसी ने फायर किया तो इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, सलीम ने चीख कर कहा। फिर बिमला से मुखातिब हुआ, इनसे कहो हथियार फेंक दे, बसूरत दीगर ये खंडर तुम्हारा मकबरा बन जाएगा। बीरू परमानंद दुर्गा, तुम लोग जहाँ कहीं भी हो हथियार फेंक दो। बिमला के हल्क से फंसी सी आवाज निकली। कमरे में 3 राइफलें फेंके जाने की आवाज सुनाई दी। चौथा आदमी तारिक के शिकंजे में था। तारिक ने उसे एक तरफ धकेल कर बड़ी फुर्ती से जमीन से उसकी राइफल उठा ली। तारिक कहाँ हो तुम? क्या तुम कमरे में मौजूद हो? सलीम ने आवाज लगाई। मैं यहाँ हूँ, खिड़की के पास। एक राइफल मेरे कब्जे में आ चुकी है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तारिक ने जवाब दिया और दौड़कर सलीम के पास पहुंच गया। कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे, तारिक ने चीख कर कहा और उसके साथ ही छत की तरफ फायर कर दिया। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। सलीम ने बदसूर बिमला को दबोच रखा था। उसके पीछे तारिक था जो राइफल संभाले उसे पीठ मिलाए उल्टे कदमों चल रहा था। अपने आदमी से कहो जहाँ है वहीं खड़े रहे, अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, सलीम ने बिमला से कहा। बिमला ने चीख कर एक बार फिर अपने आदमी को हुक्म दिया कि वो अपनी अपनी जगह पर बेइसो हरकत खड़े रहे। वो बिमला की आड़ में तारीक गुलाम गर्दिश में चलते रहे। तारीकी में उन पर किसी तरह से अभी हमला हो सकता था, लेकिन बिमला उनके कब्जे में थी और उन्हें उम्मीद थी कि बिमला के आदमी कोई हमाकत करके उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डालेंगे। बाबू महफूज के बारे में तुमने क्या सोचा है? तारिक ने चलते चलते सलीम से पूछा। तुमने शायद अच्छी तरह नहीं देखा, वो बेहोश था, उसे साथ ले जाना मुमकिन नहीं है। वैसे मुझे यकीन है कि ये लोग बाबू महफूज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि बिमला हमारे कब्जे में है, सलीम ने कहा। वो इमारत से बाहर निकलकर सेडान के करीब पहुंच गया। सलीम तो बिमला को लेकर पिछली सीट में धंस गया। उसने बिमला को इस तरह दबोच रखा था कि वो अपनी जगह से हरकत न कर सके, जबकि तारिक स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। कार स्टार्ट होने की आवाज तारीक सन्नाटे में दूर तक फैल गई थी। तारिक ने उसे एक जबरदस्त झटके से आगे बढ़ा दिया। खंडर से निकलने के बाद तकरीबन 50 गज का कच्चा रास्ता तय करने के बाद वो एक नीम कुशादा पुख्ता सड़क पर आ गए। बिमला के आदमियों ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था, जिसका एक मतलब ये भी था कि बिमला उनके लिए खासी अहम थी और वो इसकी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। कहाँ चलना है? सलीम ने पूछा। दिल्ली में, मेरे एक दोस्त भी रहता है। कॉलेज में वो मेरे साथ श्रीनगर में पढ़ता था। तालीम खत्म करके वो दिल्ली आ गया या उसने छोटा सा कारोबार शुरू कर रखा है। 1 साल पहले तक हम में खतो किताबत थी, फिर ये सिलसिला बंद हो गया। मुझे उसके मकान का पता याद है, हम वहीं चल रहे हैं। सबसे पहले इस हसीना के ज़हन से ये बात निकालना जरूरी है कि बाबू महफूज या उसके किसी खुफिया मिशन से हमारा कोई ताल्लुक है। हम तो यहाँ रोजगार की तलाश में आए हैं और बाबू महफूज को अपना हमदर्द समझकर उससे राब्ता कायम किया था, तारिक ने जवाब दिया और गाड़ी एक और सड़क पर मोड़ दी। तुम इसी तरह नीचे दबाए रखो ताकि ये रास्ता ना देख सके। अगर रास्ते में पुलिस ने रोक लिया तो क्या होगा? ये तो हमें फंसा देगी, सलीम बोला। ये ऐसा नहीं करेगी, तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर पुलिस की किसी गश्ती पार्टी से सामना हो भी गया तो निमट लेंगे। खंडर में उसके आदमी के पास ट्रांसमीटर वगैरह जरूर होगा और मेरा ख्याल है कि हमारे फरार की इतला पुलिस को मिल चुकी होगी। मुझे यकीन है कि पूरे शहर की पुलिस चौकस हो गई होगी, सलीम ने एक और खदशे का इजहार किया। और ऐसी सूरत में ये नागन हसीना हमारी ढाल का काम देगी, तारिक मुस्कुरा दिया। सेडान हमायूं के मकबरे के ऊपर से घूमकर मुतअद्दिद सड़कें उबूर करके लोधी रोड पर आ गई। सफ्दर के मकबरे के करीब वो रेस कोर्स की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गए। उस सड़क पर इन्होंने अभी सिर्फ 2 फरलांग का फासला तय किया होगा कि एक मोड़ पर अचानक ही एक भारी ट्रक सामने आ गया। ट्रक की रफ्तार खासी तेज थी। तारिक ने सेडान को साइड पर लेने की कोशिश की मगर ट्रक सर पर पहुंच चुका था। ट्रक ने सेडान के पिछले हिस्से को टक्कर मारी। सेडान लहराती हुई सड़क से उतरकर एक दरख्त से टकरा गई। तारिक के सर विंड स्क्रीन से टकरा गया। उसे अपनी पेशानी पर गर्म स्याल सा बहता हुआ महसूस हुआ। इसने छू कर देखा शीशा लगने से उसकी पेशानी की खाल फट गई थी। गनीमत था कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। इसे पीछे मुड़कर देखा, सलीम सीटों के दरमियान फंसा हुआ था और बिमला उसके नीचे दबी हुई थी। आगे वाली पैसेंजर सीट पीछे की तरफ झुक गई थी। सलीम तो किसी तरह निकल आया, लेकिन बिमला फंस कर रह गई थी। वो बेइसो हरकत थी। सलीम ने उसे टटोल कर देखा, वो बेहोश हो चुकी थी। ट्रक रुका नहीं। तारिक बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलकर नीचे उतराया। ये बेहोश हो गई है, सलीम ने कहा। लानत भेजो इस पर, बाहर आ जाओ, हमें कम से कम 1 मील और आगे जाना है, तारिक ने कहा। सलीम भी बाहर आ गया। वो दोनों एक तरफ दौड़ने लगे। वो कम से कम वक्त में इस जगह से ज्यादा दूर निकल जाना चाहते थे। रात आधी बीत चुकी थी। अगर वाकई इनकी तलाश शुरू हो चुकी थी तो वो किसी भी वक्त घेरे में आ सकते थे। तकरीबन 1 मील का फासला तय करने के बाद वो रेस कोर्स के करीब एक छोटी सी सड़क पर मुड़ गए। ये दौलतमंद तबके का इलाका था और यहाँ आलीशान बंगले बने हुए थे। ये सड़क वीरान थी। इस किस्म के इलाके आमतौर पर रात 9-10 बजे के बाद वीरान हो जाते हैं। दौलतमंदों को ज्यादा खौफ रहता है, वो जल्दी ही घरों में बंद होकर बैठ जाते हैं और इस वक्त तो यूं भी रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। तारिक बंगलों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी पेशानी से खून रिस रहा था जिसे वो बार बार रुमाल से पोंछ रहा था। तुम इस तरफ कभी आए ही नहीं, बंगले तक कैसे पहुंचोगे? सलीम ने पूछा। तुम्हें याद होगा कि परसों मैंने टेलीफोन पर पांडे नामी एक शख्स से बात की थी, तारिक ने कहा। मुझे अच्छी तरह याद है, मगर वो तो हिंदू है, हमें कैसे बना देगा? सलीम बोला। जब मुझे इस मिशन पर जाने के अहकामात मिले थे तो 2-3 ऐसे ठिकानों का पता समझा दिया गया था जहां हम हंगामी सूरत हाल में पना ले सके।
बाबू महफूज हमारा पहला राब्ता था। इस मिशन के बारे में उसे भी कुछ मालूम नहीं था। उसे भी किसी और से हिदायत लेनी थी। वो शख्स कौन है और मिशन क्या है ये मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल मुझे समझा दिया गया था कि किसी हंगामी सूरत के तहत कहाँ कहाँ पना ली जा सकती है और पांडे उनमें से एक है, तारिक ने कहा। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि एक हिंदू अपनी कौम के खिलाफ हमारी मदद क्यों करेगा। सलीम के लहजे में अब भी उलझन थी। गद्दार हर कौम में होते हैं, तारिक ने कहा। बाज लोग दौलत के लालच में गद्दारी करते हैं और बाज लोग किसी मजबूरी के तहत। पांडे दौलत के लालच में नहीं, एक मजबूरी के तहत हमारी मदद करेगा और उसकी मजबूरी ये है कि उसकी बीवी और बच्चे श्रीनगर से चंद मील के फासले पर गुलमर्ग में रिहाइश पजीर है। पांडे कश्मीरी हिंदू है और गुलमर्ग का रहने वाला है। गुलमर्ग में अगरचे अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन पांडे उस इलाके का सबसे दौलतमंद शख्स है। मुसलमानों का खून चूस चूस कर उसने बेपनाह दौलत जमा कर रखी है। 1 साल पहले वो दिल्ली आया था, यहाँ भी उसका अपना कारोबार है। वो यहाँ कर कारोबार में इस कदर उलझा के वापस जाने का मौका ना मिला। इस दौरान वादी के हालात बिगड़ते चले गए। ना वो खुद गुलमर्ग जा सका और ना अपने बीवी बच्चों को यहाँ बुला सका। चंद माह पहले हमारी तंजीम ने पांडे से रब्ता किया और उसे ये मुआहदा किया कि अगर वो दिल्ली में वक्तन फवक्तन हमारे आदमियों की मदद करता रहेगा तो गुलमर्ग में उसके बीवी बच्चों की हिफाजत की जाएगी और उन्हें कोई गजिंद नहीं पहुंचने दिया जाएगा। बसूरत दीगर उसके कुंबे के अफराद को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। 2 माह पहले पांडे की बीवी बच्चों को गुलमर्ग से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया और पांडे को इसकी इतला दे दी गई। उस वक्त गालिबन इस मिशन की तैयारियां की जा रही थी। पांडे की बीवी बच्चों को गुलमर्ग से कहीं और जगह मुंतकिली का मकसद पांडे पर दबाव बढ़ाना था ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर सके। लेकिन कार में इस तरफ आते हुए तो तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई दोस्त है जिसके यहाँ जाना चाहते हो, सलीम ने उसके खामोश होने पर कहा। उस वक्त हमारे साथ बिमला थी। बिमला इंटेलिजेंस की ऑफिसर है और उसकी मौजूदगी में पांडे का नाम नहीं लिया जा सकता था, तारिक ने कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आधी रात को पांडे का मकान कैसे तलाश करोगे, सलीम ने कहा। परसों टेलीफोन पर बात करते हुए मैंने उस मकान का पता अच्छी तरह समझ लिया था। उसने जो निशानी बताई थी उसे मकान तलाश करने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। वो मकान इसी सड़क पर है, तारिक ने कहा और उसके साथ ही उछल पड़ा। फजा में अचानक सायरन की आवाज गूंज उठी थी। सामने तकरीबन 200 गज दूर एक छोटा सा चौराहा था और वहाँ इस तरह रोशनी नजर आ रही थी जैसे दाईं तरफ से कोई गाड़ी आ रही हो। सायरन की आवाज भी उसी तरफ से आ रही थी। शायद हमारी तलाश शुरू हो चुकी है, तारिक कहते हुए मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। उसी लम्हे पीछे से भी सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी।